हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय माइंड सर। आज हम बीएससी सेकंड ईयर का पेपर थर्ड, जिसका नाम है गणितीय भौतिकी, इसको अपन बोलते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स। इसकी हम आज पहले यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का नाम है वक्ररेखी निर्देश तंत्र, इसको अपन बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो वक्र निर्देश तंत्र से पहले अपन ये देखते हैं कि निर्देश तंत्र क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन निर्देश तंत्र क्या होता है। इसको अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? ऐसा तंत्र जो कण की गति की व्याख्या करे, उसे अपन क्या बोलेंगे? निर्देश तंत्र। हमारे सिलेबस में 3 प्रकार के निर्देश तंत्र है। पहला है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसे बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। दूसरा है गोलीय निर्देश तंत्र, जिसे हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और तीसरा है बेलनीय निर्देश तंत्र, जिसे हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आइए देखते हैं हमको क्या होते हैं वो तीनों निर्देश तंत्र। तो पहला आता है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण की निर्देशांक एक्स, वाई और जेड के रूप में उपस्थित हो, उससे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र। जैसे कि ये अपना एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। अब देखो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा? जेड बराबर 0 होगा। एक्स वाई प्लेन में क्या होगा अपना? जेड बराबर 0। वाई जेड प्लेन में क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 0 और एक्स जेड प्लेन में वाई बराबर 0। तो क्या होगा कार्तीय निर्देश तंत्र? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक एक्स, वाई, जेड के रूप में उपस्थित हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कार्तीय निर्देश तंत्र। सेकंड आता है गोलीय निर्देश तंत्र, इसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में उपस्थित हो, उससे हम क्या बोलते हैं? गोलीय निर्देश तंत्र। इसे हम ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें निर्देशांक r, थीटा भी उपस्थित होता है। और अपन जानते हैं कि r, थीटा को अपन ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं, तो इसलिए गोलीय निर्देश तंत्र को अपन ध्रुवीय निर्देश तंत्र भी कहते हैं। थर्ड आता है आपका बेलनीय निर्देश तंत्र। बेलनीय निर्देश तंत्र, जिसको हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक रो, फाई, जेड के रूप में उपस्थित हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? बेलनीय निर्देश तंत्र। तो ये तो अपन निर्देश तंत्र के बारे में हो गया कि क्या क्या होते हैं, कौन कौन से निर्देश तंत्र होते हैं। पहला होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक एक्स, वाई, जेड के रूप में उपस्थित हो। दूसरा क्या होता है? गोलीय निर्देश तंत्र, इसे क्या बोलेंगे? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक r, थीटा, फाई के रूप में उपस्थित हो। और तीसरा क्या होता है? बेलनीय निर्देश तंत्र, इसको क्या बोलेंगे? ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें कण के निर्देशांक रो, फाई, जेड के रूप में उपस्थित हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। ये तो बेसिक हो गया इसमें कि निर्देश तंत्रों के बारे में क्या होते हैं निर्देश तंत्र। अपन अब टॉपिक पर आते हैं अपने पे।
तो अपना पहला टॉपिक आता है वक्ररेखी निर्देश तंत्र, जिसे अपन बोलते हैं कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसे क्या बोल देंगे, वक्ररेखी निर्देश तंत्र को ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें तीनों निर्देशांक किसके रूप में हो, वक्र के रूप में हो, या फिर ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक u1, u3, u2, u3 के रूप में उपस्थित हो, उससे हम क्या बोलेंगे, वक्ररेखी निर्देश तंत्र। देखिए कैसे होगा वक्ररेखी। ये तो क्या हो गया, u1 वक्र हो गया आपका, ये क्या हो गया u2 वक्र, और ये क्या हो गया u3 वक्र। तो क्या हो गया, वक्ररेखी निर्देश तंत्र ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक वक्र के रूप में उपस्थित हो, या फिर अपन बोल सकते हैं जिसमें निर्देशांक u1, u2, u3 के रूप में उपस्थित हो, उससे हम क्या बोलेंगे, वक्ररेखी निर्देश तंत्र। इसमें अब आगे पढ़ते हैं अपन लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र। लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो लांबी वक्र निर्देश तंत्र क्या होगा कि ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक आपस में तीनों लंबवत हो, उसे क्या बोलेंगे, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र। नाम से पता लगा कि लांबिक मतलब लंबवत होती है निर्देशांक, तो क्या बोलेंगे, ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें निर्देशांक परस्पर लंबवत हो तीनों, उसे क्या बोलेंगे अपन, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र। देखो कैसे बनेगा वो। ये क्या होगा u1 निर्देशांक, ये क्या होगा u2 निर्देशांक अक्ष, और ये क्या हो गया u3 निर्देशांक अक्ष। वक्र के रूप में बनाया तो ये क्या हो गया u1 वक्र, ये क्या होगा u2 वक्र, और ये u3 वक्र। तो देखो तीनों अक्ष क्या परस्पर लंबवत, तो उसे हम क्या बोल देंगे, लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र। आगे देखते हैं इसमें। और हाँ, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में अपन एकांक सदिश को EI कैप के रूप में लेते हैं। लांबिक वक्ररेखी निर्देश तंत्र में एकांक सदिश को अपन EI कैप के रूप में लेते हैं। आई जहां पर 1, 2 और 3 हो सकते हैं। u1 के लिए 1 हो जाएगा, u2 के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा आई का मान, और u3 के लिए 3 हो जाएगा। हमें पता है कि जो अपने निर्देशांक होते हैं u1, u2, u3, ये किसके क्या होते हैं, रिलेशन क्या होता है इसमें, आर वेक्टर बराबर आर का फंक्शन होता है। u1, u2, u3 किसका फंक्शन होता है आर, और आर क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या होता है, अपने निर्देशांक का फंक्शन ही तो होता है, तो क्या हो गया आर वेक्टर बराबर आर u1, u2, u3। इसका अगर अपन आंशिक अवकलन कर दें, आंशिक अवकलन करने पर तो क्या होगा, आंशिक अवकलन तो क्या होगा dr वेक्टर, और आंशिक अवकलन कैसे होगा, ये dr अपॉन du1 इंटू du1 हो जाएगा, प्लस इधर क्या जाएगा डेल आर अपॉन du2 इंटू du2 हो जाएगा, प्लस डेल आर अपॉन du3 इंटू du3 हो जाएगा। ये तो होगा अपना आंशिक अवकलन करेंगे तो क्या होगा dr वेक्टर हो जाएगा। तो इधर क्या होगा, इसका u1 के सापेक्ष पहले, फिर टोटल डिफरेंस है du1 प्लस डेल आर अपॉन du2 इंटू du2 प्लस डेल आर अपॉन du3 इंटू du3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये डेल आर अपॉन du1, डेल आर अपॉन du2 और डेल आर अपॉन du3 होते हैं, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन du लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं अपन। जहाँ पे आएगा मान क्या 1, 2, 3, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, बेस वेक्टर, क्या रहेगा आधार सदिश। क्या होता है, डेल आर अपॉन डेल यू को अपन क्या बोलते हैं, बेस वेक्टर, इसे अपन क्या बोलते हैं आधार सदिश। अब आगे जो इसका आधार सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो परिमाण होता है आधार सदिश का, उसे हम क्या बोलते हैं स्केल गुणक, स्केल फैक्टर।
और स्केल फैक्टर को अपन डिनोट करते हैं बीआई से, नहीं बीआई से तो इसको आधा वेक्टर को डिनोट करेंगे और स्केल फैक्टर को डिनोट करेंगे अपन एच आई से। एच आई क्या हो जाएगा, स्केल फैक्टर डेल आर अपॉन डेल वी का परिमाण हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वी का परिमाण हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। डेल आर अपॉन डेल वी क्या लिया था अपन, वेक्टर बी आई, तो क्या ले सकते हैं इसको, एच आई बराबर वेक्टर बी आई का परिमाण ले सकते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको अपन अगर 1 के लिए लिखे तो h1 क्या हो जाएगा, v1 का परिमाण, h2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 का परिमाण, और h3 क्या हो जाएगा, v3 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैंने बताया था एक अंक सदिश की परिभाषा से अपन एक अंक सदिश कर लेते हैं इसमें ई वाई कैप। तो आधा सदिश के लिए अपन अगर एक अंक सदिश के लिए कर सकते हैं, वी आई के बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर बी आई अपॉन वेक्टर बी आई अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी आई ले सकते हैं। एक अंक सदिश की परिभाषा से अपन क्या ले सकते हैं, वेक्टर बी आई के बराबर वेक्टर बी आई अपॉन मोड ऑफ वेक्टर बी आई ले सकते हैं। यहां से अगर अपन इधर गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी आई के वेक्टर बी आई वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर बी आई हो जाएगा ये। ठीक है, और यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, मैंने क्या बताया था एक अंक सदिश को इसमें अपन क्या लेते हैं, ई आई कैप लेते हैं, तो इसलिए ई आई कैप लिखेंगे अपन। ई आई कैप क्या हो जाएगा, बी आई वेक्टर बराबर बी आई वेक्टर, तो यहाँ से, और बी आई का बताया था मैंने आपको, एच आई बताया था, तो यहाँ से क्या ले सकते हैं अपन, ई आई कैप, और बी आई वेक्टर की जगह लिखेंगे अपन एच आई बराबर बी आई वेक्टर। ठीक है, अपन v1 के लिए लिखे इसको, v1 वेक्टर लिखे तो क्या आ जाएगा, h1 e1 कैप, v2 वेक्टर लिखे तो क्या आ जाएगा, h2 e2 कैप, और v3 वेक्टर क्या आ जाएगा, h3 e3 कैप। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सभी के मान अपन उसमें लिखेंगे समीकरण, अपना जो ये आया था ना स्टार्टिंग में, डी आर वेक्टर बराबर डेल आर अपॉन डेल यू इनटू डी वन प्लस डेल आर अपॉन डेल यू टू इनटू डी यू टू प्लस डेल आर अपॉन डेल यू थ्री इनटू डी यू थ्री। और ये क्या था अपना बेस वेक्टर था, और बेस वेक्टर अपन ने किससे डिनोट किया था, वी आई वेक्टर से डिनोट किया था अपन ने, वी आई वेक्टर से डिनोट किया था बेस वेक्टर को, इनकी जगह मान रखते इसमें। तो क्या जाएगा अपना स्थिति सदिश, डी आर वेक्टर बराबर E1 कैप H1 DU1 प्लस इसी वजह क्या जाएगा E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। ये क्या होगा अपना स्थिति का अवकलन हो गया, स्थिति का अवकलन हो गया, डी वेक्टर बराबर E1 कैप H1 DU1 प्लस E2 कैप H2 DU2 प्लस E3 कैप H3 DU3। और इसमें अपन क्या निकालेंगे, लाइन एलिमेंट निकालेंगे पहले तो, उसके बाद वॉल्यूम एलिमेंट और सरफेस एलिमेंट, रेखा अल्पांश, आयतन अल्पांश और पृष्ठ अल्पांश। तो पहले निकालते हैं अपन रेखा अल्पांश। रेखा अल्पांश को अपन क्या बोल सकते हैं, लाइन एलिमेंट। लाइन एलिमेंट क्या होता है, इसका परिमाण होता है, स्थिर से इसका परिमाण को अपन क्या बोलते हैं, लाइन एलिमेंट। रेखा अल्पांश को अपन डीएल ले सकते हैं और इसका परिमाण क्या हो जाएगा, वेक्टर डीआर। सदिश के अवकलन का जो परिमाण होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, रेखा अल्पांश। अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं डीआर स्क्वायर, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, डीआर वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर ले सकता हूँ। इसको परिमाण को खोलेंगे अपन मोड को, तो ऐसे बोलेंगे डीआर वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर, और इसको अगर मैं आई डीएल बराबर डीएल स्क्वायर बराबर, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, डीआर वेक्टर को बी आई डी वाई इंटू डी आई डी वाई ले सकता हूँ। आई के लिए आई के लिए ले सकते हैं, यहाँ पे आई क्या हो जाएगा अपना 1 2 3 हो जाएगा। तो आई के लिए अपन डी आई वेक्टर क्या ले सकते हैं, ये क्या था अपना बी आई, तो बी वन तो था ये, तो बी वन को अपन क्या ले लिया, बी आई ले लिया, और डी यू वन डी यू टू और डी यू थ्री के लिए क्या ले लिया, डी यू आई ले लिया। तो ये दो बार से डॉट वर्ड डी आई वेक्टर डॉट डी आई वेक्टर, तो अपन इसको क्या ले सकते हैं, बी आई डी यू आई डॉट बी आई डी यू आई ले सकते हैं। तो डीएल स्क्वायर समीकरण लगा दे इसको, आई बराबर 1 से लेकर 3 तक, बी आई डी वाई डॉट बी आई डी वाई। यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, डीएल स्क्वायर बराबर
आई और 1 से लेकर 3 bi डॉट bi डॉट dy डॉट dy। ठीक है, अब bi क्या था अपना E1H1, bi क्या था अपना E1H1 था, bi बराबर E1H1 EYHI, bi के लिए क्या हो जाएगा EHI हो जाएगा। अपन 1 2 3 के लिए तो b1 क्या हो जाएगा E1H1, b2 बराबर E2H2 और b3 बराबर E3H3। भी स्टार्ट में हो जाता है आपको पढ़ा जब, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ से dl इसका बराबर क्या हो जाएगा bi डॉट bi। अब bi जाएगा अपन b1 b2 b3 लेंगे समीकरण हट जाएगा, तो b1 के लिए क्या हो जाएगा ये E1H1 डॉट E1H1। इसी पर इसके लिए क्या हो जाएगा आगे प्लस E2H2 डॉट E2H2 और साथ में du1 है अपना, इधर क्या जाएगा du2, इधर जाएगा E1H1 du1 डॉट E1H1 du1 प्लस E2H2 du2 E2H2 du2 प्लस E3H3 du3 डॉट E3H3 du3। अपन E1 को E1 के साथ लेते हैं, आंसर इसको क्या हो जाएगा dl स्क्वायर बराबर E1 डॉट E1 H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा H1 स्क्वायर du1 स्क्वायर। इसी प्रकार E2 डॉट E2 एक गैप है इसमें ना, एक आंसर दिस साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा E2 कैप डॉट E2 कैप H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस E3 कैप डॉट E3 कैप H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। और E1 डॉट E1 क्या होगा जैसे इसकी परिभाषा से डॉट प्रोडक्ट का 1 हो जाएगा, इधर ये क्या जाएगा E2 कैप डॉट E2 कैप भी 1 हो जाएगा और E3 कैप डॉट E3 कैप भी 1 हो जाएगा। क्यों? तो एक आंसर इसका होते हैं परस्पर लंबवत होते हैं, तो इससे इनको क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएंगे। यहाँ से क्या जाएगा dl स्क्वायर बराबर H1 स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस H2 स्क्वायर du2 स्क्वायर प्लस H3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। अब देखो अपन लाइन एलिमेंट निकालेंगे, तो x अपने क्या था 3 लाइन कोऑर्डिनेट थे u1 u2 और u3। और u1 के लिए निकाले अपन, u1 अक्ष पे क्या होगा u2 और u3 0 होंगे, u1 कोऑर्डिनेट अक्ष पे क्या होगा u2 और u3 होंगे। तो अगर मैं dl1 निकालूं किसके लिए ओनली u1 अक्ष के लिए, तो क्या हो जाएगा u2 और u3 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या जाएगा ओनली h1 स्क्वायर d1 स्क्वायर जाएगा। इसलिए तो यहाँ से इसको अपन क्या ले सकते हैं dl बराबर dl1 बराबर h1 d1 हो जाएगा। किसके लिए हो जाएगा ओनली u1 कोऑर्डिनेट अक्ष पे क्या हो जाएगा dl1 बराबर h1 d1 हो जाएगा। सिमिलरली इसी प्रकार u2 कोऑर्डिनेट अक्ष के लिए लिखेंगे, तो u2 अक्ष के लिए क्या हो जाएगा dl2 स्क्वायर बराबर h2 स्क्वायर du2 स्क्वायर और सिमिलरली dl3 स्क्वायर क्या हो जाएगा ये क्या dl2 बराबर h2 du2 और dl3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा h3 स्क्वायर du3 स्क्वायर। यहाँ से dl3 क्या आ जाएगा h3 du3। तो ये अपने क्या हो गए तीनों लाइन एलिमेंट हो गए, क्या हो गए dl1 dl2 और dl3 तीनों क्या हो गए लाइन एलिमेंट हो गए। अब अपन क्या निकालेंगे आयतन अल्पांश, तो आयतन अल्पांश के लिए देखिए क्या करेंगे सेकंड निकालते हैं अपन आयतन अल्पांश, जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। तो आयतन अल्पांश क्या हो जाएगा अपना जो लाइन एलिमेंट से बना हुआ षटफल के आयतन, षटफल के यही तो होगा जो अपना जो लाइन एलिमेंट आए थे dl1 dl2 और dl3 इनका गुणनफल क्या हो जाएगा इन तीनों से बना हुआ वही तो हो जाएगा लाइन एलिमेंट, ओ सॉरी वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा लाइन एलिमेंट का गुणनफल, तीनों लाइन एलिमेंट का गुणनफल क्या हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट, या इसको अपन बोल सकते हैं तीनों रेखा अल्पांशों से निर्मित षटफल की आयतन क्या हो जाएगा अपन का वॉल्यूम एलिमेंट। तो यहाँ से dl1 dl2 और dl3 की वैल्यू देंगे क्या आ जाएगा dv बराबर dl1 क्या आया था h1 du1 dl2 क्या आया था h2 du2 सॉरी और h3 क्या dl3 क्या आया था h3
U3। ये क्या आ गया अपना वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया, रेखा अल्पांश से बना हुआ षटफल की आयतन। dV बराबर क्या हो जाएगा, dl1 dl2 और dl3। dl1 क्या आया था अपना h1 du1, dl2 क्या आया था h2 du2 और dl3 क्या आया था h3 du3। अब अपन निकालते हैं सरफेस एलिमेंट पृष्ठीय अल्पांश। तो पृष्ठीय अल्पांश क्या हुआ देखो एक बार, पृष्ठीय अल्पांश इसको हम बोलते हैं सरफेस एलिमेंट। तो सरफेस एलिमेंट क्या हो जाएगा, दो लाइन एलिमेंट से बना हुआ। तो दो लाइन एलिमेंट अपन ने लिया है, मान के चलो dl1 और dl2 लिया, अपन ने दो लाइन एलिमेंट dl1 और dl2 लिया। तो इसके लिए जो सरफेस एलिमेंट क्या है वो dh3, मतलब जेड अक्ष पे आएगा, मतलब u3 अक्ष पे। दो अल्पांशों से निर्मित जो अपना वो होगा पृष्ठीय अल्पांश में क्या आएगा, h3 आएगा, u3 अक्ष पे आएगा। तो dl1 और dl2 क्या हो जाएगा, अपने भी निकाले dl1 और dl2, h1 u1 डॉट h2 u2। किन्हीं भी दो रेखा अल्पांशों से बना हुआ पृष्ठीय अल्पांश क्या होता है, पृष्ठीय अल्पांश होगा। तो ये क्या हो जाएगा dh3। अपन अगर u1 और u2 पे लेंगे तो उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, u3 पे, u3 के लिए आएगी। तो उसके लिए अपन का सरफेस एलिमेंट dh3 हो जाएगा, वो उसे क्या बोलते हैं dl1 dl2। यहाँ से क्या आ जाएगा h1 du1 h2 du2। सिमिलरली अगर अपन dh2 निकाले, u2 के लिए निकाले पृष्ठीय अल्पांश, तो इसके लिए क्या हो जाएगा dl1 dl3 हो जाएगा इसके लिए। अब h2 के लिए तो यहां से क्या जाएगा dl1 h1 du1 और h3 du3 हो जाएगा इसके लिए। और सिमिलरली dh1 क्या हो जाएगा dl1 सॉरी dh1 क्या हो जाएगा dl2 और dl3। यहां से क्या हो जाएगा h2 du2 h3 du3। ये अपना क्या हो गया सरफेस एलिमेंट। तो अपन ने तीनों पढ़ लिए, पहले क्या अपना पृष्ठीय अल्पांश, लाइन एलिमेंट, सॉरी रेखा अल्पांश, लाइन एलिमेंट। उसके बाद अपन ने वॉल्यूम अल्पांश जिसको अपन बोलते हैं आयतन अल्पांश, और थर्ड अपने पढ़ा पृष्ठीय अल्पांश सरफेस एलिमेंट। तीनों अपन ने आराम से पढ़ लिए। अब इनको अगर तीनों को u1 u2 u3 निर्देश के लिए लिखे, मतलब एक साथ वक्र के रूप में लिखे ग्राफ में, तो क्या लिखेंगे देखो, u1 निर्देशांक, अच्छा ये क्या हो जाएगा u2 निर्देशांक अक्ष, और ये क्या हो जाएगा u3 निर्देशांक अक्ष। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा u1 वक्र हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा u2 वक्र, और ये क्या हो जाएगा u3। u1 के लिए अपन ने एलिमेंट निकाला था, लाइन एलिमेंट वो क्या आया था h1 d1 आया था। u2 के लिए क्या आया था h2 du2 और u3 के लिए क्या आया था h3 du3। सिमिलरली u1 u2 प्लेन, मतलब इसके लिए अपन ने जो निकाला था dh3 वो क्या आया था पृष्ठीय अल्पांश अपन का h1 h2 du1 du2 इसके लिए। इसी प्रकार u2 u3 के लिए क्या आया था dh1 और क्या जाएगा h2 h3 du2 du3। सिमिलरली u1 u3 के लिए क्या था dh1 बराबर h2 h2 h3 du2 du3। एक dh1 के लिए होगा, क्या होगा du2 के लिए। तो क्या होगा देखो, अपने लाइन एलिमेंट निकाला था स्टार्टिंग में, तो इसके लिए u1 के लिए क्या हो जाएगा इस पर u2 और u3 जीरो होंगे यहाँ पर, तो इसके लाइन एलिमेंट क्या आएगा h1 du1। सिमिलर u2 के लिए क्या आ जाएगा h2 और u2, और u3 के लिए क्या आएगा h3 du3 आ जाएगा। सरफेस एलिमेंट की बात करें पर सरफेस एलिमेंट क्या आ जाएगा इसके लिए u1 u2 के लिए क्या है dh3 के रूप में, क्या हो जाएगा h1 h2 du1 du2 हो जाएगा। u2 u3 के लिए क्या आ जाएगा dh1, इसके लिए क्या आ जाएगा h2 h3 du2 du3। और सिमिलर इसी प्रकार u1 u3 के लिए क्या आएगा dh2, क्या हो जाएगा h1 h3 du1 du3। और वॉल्यूम अल्पांश क्या आया था अपना वॉल्यूम सरफेस, वॉल्यूम एलिमेंट dv बराबर क्या आया था
H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3 क्या आता है, तीनों रेखीय अल्पांशों का गुणनफल क्या कहता है, H1 DU1 H2 DU2 H3 DU3, तीनों का देखो H1 H2 H3 DU1 DU2 DU3। तो ये था अपना आज का टॉपिक वक्ररेखीय निर्देश तंत्र, जो आपका गणितीय भौतिकी बीएससी सेकंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक था। आगे भी अपना और टॉपिक पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।